अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक टॉपिक रहता था हेजिंग, वो करना हो आज। हेजिंग, अच्छा हेजिंग पे आते हैं बाद में। उससे पहले एक चीज पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स। नोट्स में आए पहले पेज पे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते कि हम इन कॉन्ट्रैक्ट को करके फायदे में रहे या नुकसान में। कुछ अरसे बाद पता चलेगा, क्योंकि ये किसी चीज के साथ लिंक्ड होते हैं, ये किसी चीज के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि वक्त के साथ साथ ही या तो फायदा होना शुरू होगा या नुकसान होना शुरू होगा। इसकी मिसाल है ऑप्शंस। अगर आज एक इन्वेस्टर एक शेयर ऑप्शन खरीदता है, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन कहते हैं कुछ खरीदने की ऑप्शन को। अगर एक इन्वेस्टर आज एक ऑप्शन खरीदता है कि उसके पास कंपनी ए का शेयर खरीदने का हक है 40 रुपए का, वो 40 रुपए दे और ये शेयर खरीद सकता है, और इस हक को एक्सरसाइज करने का टाइम उसके पास अभी साल का है। इतना लंबा होता नहीं वैसे, लेकिन चले साल का है। अभी इस वक्त ये शेयर मार्केट के अंदर 36 का मिल रहा है, तो जिसने ये ऑप्शन खरीदी है उसको अभी फिलहाल ये ऑप्शन खरीदने का कोई फायदा नजर आ रहा है? नहीं। कब फायदा बनेगा? जब ये शेयर प्राइस 40 से ऊपर जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये एक डेरिवेटिव है। जिसके पास ये ऑप्शन है, अभी इस ऑप्शन की फौरन शायद कोई वर्थ नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगा कि उसने ये ऑप्शन लेके फायदा हुआ था या बेकार टाइम जाया किया था। तो ये ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अभी फ्यूचर से रिलेट कर रहा है, मुस्तकबिल से। अभी फिलहाल फौरन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ अर्सा बाद वैल्यू होगी, और वो किसी चीज पे डिपेंडेंट है। जैसे ये ऑप्शन अभी फिलहाल तो फारिग है, काम की कब बनेगी? जब शेयर प्राइस महंगी होगी। यानी इस ऑप्शन का फायदे में जाना या ना जाना इस शेयर की प्राइस पे जुड़ी हुई है। तो डेरिवेटिव ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके शुरू में तो कोई खास वैल्यू नहीं है या थोड़ी सी वैल्यू है, और ये किसी और चीज के साथ लिंक्ड है। इस किसी और चीज को अंडरलाइन कहते हैं, यानी ये जिसके साथ लिंक्ड है ना उसको अंडरलाइन कहते हैं। इसके साथ इसकी वैल्यू मशरूत है। अगर शेयर मार्केट में 40 से ऊपर होता है तो ये ऑप्शन वर्थ बढ़ती जाएगी इसकी। ये ऑप्शन होल्डर जिसके पास ऑप्शन है, उसके पास इस ऑप्शन की कीमत बढ़ती जाएगी, और ये कीमत डिपेंडेंट है किसी और चीज के साथ, ये अंडरलाइन है, और ये वक्त गुजरने के बाद ही सेटल होगी। यानी जिसको ऑप्शन दी हुई है उसको कहा है कि 4 महीने का टाइम है, 6 महीने 7 महीने, उस वक्त तक तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। ये होती है ऑप्शन। ये एक मिसाल है।
इसकी और मिसालें भी हैं, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, स्वैप्स हैं, ये सब एक एक करके देखते हैं। फिर भी डेरिवेटिव है, फिर भी डेरिवेटिव है, लेकिन नॉर्मली ये ना इस तरह होता नहीं है। एक होते हैं वो ऑप्शंस जो IFRS 2 के बदले दी गई हैं, वो चूंकि उनको सर्विसेज का इनाम दिया जा रहा होता है तो वो डेफिनेटली अट्रैक्टिव ऑप्शंस ही होती हैं, वो भी डेरिवेटिव है। लेकिन नॉर्मली ये जो ऑप्शंस होती हैं ना, नॉर्मली ये फौरन अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, यानी अभी गैब पे ईमान वाली बात ही होती है, तो कोई इसको खरीदता है। उसके बाद देखें ना, अगर मार्केट में ये शेयर ऑलरेडी 40 से ऊपर है तो जो ये ऑप्शन दे रहा है वो क्यों दे रहा है ऑप्शन, वो क्यों ऑप्शन दे रहा है? अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास ये शेयर 40 रुपए का खरीदने की ऑप्शन है, अभी अभी किसी ने ऑप्शन दी है, वो शेयर जो मार्केट में 70 रुपए का है, तो कोई मुझे क्यों कहेगा कि तुम 40 का खरीदना हो तो खरीद सकते हो? कोई क्यों कहेगा है? नहीं तो वो सिर्फ 40 पे क्यों ऑफर कर रहा है? मार्केट में 60, 70, 80 रुपए की है। नहीं नहीं, इतना डिस्काउंट नहीं होता। और वैसे भी ये तो राइट इश्यू वाली बात हो गई ना, ये तो राइट हो गया, ये तो राइट इश्यू हो गया। तो ये जो शेयर ऑप्शन है या इस तरह की और मैंने मिसालें दी हैं, नॉर्मली शुरू में उनकी कोई खास वर्थ नहीं होती, टाइम गुजरने के साथ साथ वो वर्थ बढ़ती जाती है या गिरती जाती है। कंडीशन नहीं है, कंडीशन बल्कि डेफिनेशन तो ये है कि शुरू में उसकी वर्थ उतनी ज्यादा नहीं है। ये जो बी पॉइंट लिखा हुआ है ना, इट रिक्वायर्स नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट और एन इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत थोड़ी है। ये होते हैं डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब इन डेरिवेटिव्स की कुछ मिसालें हैं, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, स्वैप है। ये क्या करके बताता हूं। इन डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस है ही क्यों, यानी लोग इनको क्यों खरीदते हैं या बेचते हैं। एक इनका मकसद होता है जुआ, एक तो उनसे जुआ खेलना होता है, स्पेकुलेशन कहते हैं उसको, और दूसरा मकसद होता है हेजिंग। तो पहले मैं आपको स्पेकुलेशन बता रहा हूं ताकि उनकी प्रोसीजर पता चले कि वर्क कैसे करते हैं। जब एक बार पता चल जाएगा फिर हेजिंग में इस्तेमाल करेंगे, पहले स्पेकुलेशन करते हैं। पहले बताता हूं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड होता है कुछ अरसे बाद जो एक्शन लिया जाना है उसकी कीमत आज ही तय कर ली जाए और वादा कर लिया जाए। जैसे अगर हमने 4 महीने के बाद मार्केट से डॉलर खरीदने हैं, क्यों खरीदने हैं? हो सकता है सप्लायर को पैसे देने हो, तो हमें फिक्र क्या है कि 4 महीने के बाद पता नहीं डॉलर का रेट क्या होगा। अगर हम अपनी इस फिक्र को दूर करने के लिए आज ही एक बैंक के पास जाएं और उस बैंक से कहें कि आप हमें आज ही बैठ के 4 महीने बाद का रेट वादा करें, आप हमसे आज ही एग्रीमेंट करें कि 4 महीने बाद हमें डॉलर चाहिए, आप हमें कितने का डॉलर देंगे। बैंक कहता है ठीक है, कर लेते हैं वादा। तो बैंक कंपनी को आज ही एग्री कर लेता है कि मैं आपको 4 महीने के बाद $1 165 रुपए का दूंगा। ये बैंक ने आज ही तय कर लिया कि 4 महीने के बाद आप मुझसे बिल्कुल डॉलर खरीद लेना, मैं आपको इतने रुपए का डॉलर बेचूंगा। अब बैंक ने जब ये वादा कर लिया है तो क्या अभी ही हमने बैंक से डॉलर खरीद लिए? नहीं, हम खरीदेंगे 4 महीने के बाद। लेकिन ये बाइंडिंग है, यानी बैंक मुकरेगा ना हम मुकरेंगे। अब चाहे मार्केट में 4 महीने के बाद डॉलर 140 रुपए का हो, फिर भी हम इसे कितने का खरीदेंगे? 165 का। चाहे मार्केट में 200 रुपए का हो, फिर भी बैंक हमें कितने का बेचेगा? अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो तय हैं, जैसे ये तय है, ये भी तय है और ये भी तय है, लेट से $25,000। तो हमने कुछ अरसे के बाद एक काम करना है और उस काम करने का रेट हम आज ही तय कर लेते हैं।
तो ये जो हमने तय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें स्पेकुलेशन यानी जुआ कैसे है? जुआ ऐसे है, यानी अब अगर कंपनी है इसको जुआरी समझते हैं। ये जुआ खेल रहा है कि 4 महीने के बाद मार्केट में डॉलर जितने का भी होगा, या तो उसको फायदा होगा या नुकसान। कैसे फायदा होगा? होगा क्या कि 4 महीने के बाद ये बैंक के पास जाएगा। अभी मैं जुआ बता रहा हूं, स्पेकुलेशन। 4 महीने बाद ये बैंक के पास जाएगा और उससे $25,000 खरीद लेगा। कितने का खरीदेगा? 165 का। लेकिन इसको डॉलर नहीं चाहिए था, ये तो जुआ खेल रहा था। क्या करे डॉलर का? मार्केट में बेच दे। कितने का बेचेगा? जो उस वक्त मार्केट में रेट चल रहा होगा। अब इसमें जुआ क्या था? ये 165 का खरीदेगा और अगर मार्केट में उस वक्त 170 का डॉलर चल रहा हुआ तो ₹5 का फायदा हो गया उसको। बैंक से खरीदा, मार्केट में जाके बेच दिया, तो इसने उस जुए से ₹5 का फायदा उठा लिया। उलट इसने 4 महीने के बाद बैंक से डॉलर खरीदा 165 का, मार्केट में उस वक्त 150 का था, मजबूरन इसको 150 का ही मार्केट में बेचना पड़ा, तो ₹15 का इसको नुकसान हो गया। तो इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को जो किया था उसका मकसद ही जुआ था। इसने एक रेट तय कर लिया और वक्त का इंतजार किया। जब वक्त गुजरा तो या तो वो इससे फायदा उठाएगा या नुकसान उठाएगा। ये उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया स्पेकुलेशन के लिए। अब देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आए, पहले पे आए। पहले का पॉइंट ए देखें। पहले का पॉइंट ए पढ़ लें। हाँ जी, हमने फर्स्ट हम ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने 1 मई को बैंक XYZ से $50,000 खरीदने का वादा किया है। और यह वादा पूरा कब होना है? 31 जुलाई को। रेट तय हो गया ₹160 का। 1 मई को वादा हम पूरा कर चुके। हम इस वादे से फायदा या नुकसान उठाएंगे अब 31 जुलाई को ही। लेकिन चूंकि हम एक वादा कर चुके हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ईयर एंड अगर बीच में आ जाता है, वैसे तो हम रोज ही इस वादे पे या तो खुश हो रहे होंगे या कुड़ रहे होंगे। हम कर 31 जुलाई का इंतजार रहे होंगे, लेकिन या तो हम रोज कुड़ रहे होंगे या रोज खुश हो रहे होंगे। कुड़ क्यों रहे होंगे? मार्केट में सस्ता हो रहा होगा और हम फंस गए 160 पे वादा करके। खुश हो रहे होंगे जब मार्केट में इसका रेट बढ़ रहा होगा। लेकिन अब हर रोज एंट्रियां नहीं बैठ के कर रहे होंगे, इतना टाइम नहीं है, फायदा भी कोई नहीं है। एंट्रीज करते ही क्यों है? बैलेंस शीट बनाने के लिए ना, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो वो तो बनानी ही ईयर एंड पे है। तो फिर हम रोज रोज इन चक्रों में नहीं पड़ते। खुशी हो रही होती है लेकिन अकाउंटिंग रोज नहीं करते। तो या तो हम 31 जुलाई वाले दिन ही अकाउंटिंग करते, और अगर नहीं तो हम फिर ईयर एंड पे आके कम से कम जरूर अकाउंटिंग करेंगे। अब ईयर एंड पे आके क्या अकाउंटिंग करेंगे? ईयर एंड आ गया 30 जून। सबसे पहले दिन क्या हुआ कि हमने 1 मई को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और बैंक ने हमसे इस कॉन्ट्रैक्ट लेने के चार्जेस दिए। मैं पहले एक चीज, एक लाइन और पढ़ा दूं। नोट्स पे आए वापस, पहले पेज पे, तकरीबन एंड पे, इस डब्बे से ऊपर मेजरमेंट। अगर
डेरिवेटिव्स स्पेकुलेशन के लिए हैं, तो इनको रखा जाता है फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे। इनको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, और इनको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखा जाता है। तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्या होता है? ईयर एंड पे आके फेयर वैल्यू पे रखते हैं और गेन लॉस P&L में जाता है। और इनिशियल मेजरमेंट कितने पे होती है? फेयर वैल्यू। चलो फर्ज कर लेते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस ही इसकी फेयर वैल्यू है, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में जाती है। वापस क्वेश्चन 1 पे आए। ये जो कमीशन पे किया है ना, ये बैंक चार्जेस टाइप चीज है, यानी बैंक हमसे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो उसके वो पैसे ले रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की क्या अकाउंटिंग होगी? एक्सपेंस बनेगा। तो एक तो 1 मई को ये एक्सपेंस बन जाएगा। P&L डेबिट कैश क्रेडिट, कितने पैसे दे रहे होंगे हम? $50,000 और हर डॉलर पे 0.1। ये हो गया 1 मई को। ये हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पहले दिन कोई वर्थ नहीं थी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और उस वक्त इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बना दी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, या तो हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं। एंड असल फायदा नुकसान कब होगा? जब सेटल हो जाएगा 31 जुलाई को। और वो फायदा किससे कंपेयर करके हो रहा होगा? उसको कहते हैं स्पॉट रेट। जो मार्केट में रेट होता है ना, उसको स्पॉट रेट कहते हैं। तो 31 जुलाई को जो स्पॉट रेट होगा, ये होगा जो ओरिजिनली मार्केट में है। 1 मई को हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना 3 मंथ, ये शो कर रहा है कि हमने 1 मई को वादा किया है। सेटल कब होना है ये? तो 3 महीने बाद ना। तो ये हमने 3 मंथ फॉरवर्ड किया है। 2 महीने गुजरे, 30 जून पे आ गए। अब 30 जून पे हमें ये फॉरवर्ड करना फायदे में नजर आ रहा है या नुकसान में नजर आ रहा है? इसको कंपेयर स्पॉट से नहीं करना। ये जो 30 जून के सामने स्पॉट लिखा हुआ है, ये क्या है? इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? 30 जून के दिन ये रेट चल रहा था। तो जो फॉरवर्ड हमने 160 रुपए पे लिया हुआ है, उसका 30 जून वाले स्पॉट रेट से कोई लेना देना नहीं है। हमने इस मौके का एक फॉरवर्ड लिया हुआ और हमें नजर आ रहा है कि हमने यहां पहुंचना है। हमने यहां पहुंचना है आके 31 जुलाई को। अब अभी आज इस वक्त स्पॉट रेट इतना है, इससे क्या गर्ज है? हमें तो स्पॉट रेट चाहिए होगा इस दिन वाला। हमने 31 जुलाई वाले दिन का रेट तय किया हुआ है। अब हमें वो फायदे में पड़ा या नुकसान में पड़ा, ये 31 जुलाई ही को फैसला होगा। तो फॉरवर्ड उससे पहले स्पॉट के साथ कंपेयर नहीं हो रहा। फिर किसके साथ कंपेयर होगा? हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कब किया था? 1 मई को। और वो किस दिन सेटल करने का वादा है? 31 जुलाई। हम इसको 30 जून पे खड़े होके 30 जून के स्पॉट रेट से कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे हमने किसी जगह पहुंचने का ना टिकट लिया हुआ, कुछ दिन गुजरने के बाद अगर हम ये देखना चाहें कि हमने जो टिकट लिया था वो हम फायदे में रह गए या नुकसान में रहे, तो हम देखेंगे कि अब उसका टिकट कितने का मिल रहा है, अब वहां पहुंचने का टिकट कितने का मिल रहा है। हमने किसी जगह पहुंचने का, पहुंचे नहीं अभी वहां, हमने किसी जगह पहुंचने का टिकट लिया हुआ है। अब कुछ अरसा गुजरा और हम देख रहे हैं कि हम फायदे में रहे फलाने दिन टिकट खरीदने में या नुकसान में रहे, तो हम देखेंगे कि अभी उस जगह पहुंचने का टिकट कितने का मिल रहा है। तो हमने ये जो फॉरवर्ड रेट लिया हुआ है, हमने जो बैंक से रेट तय किया हुआ है, ये किस दिन सेटल होना है। तो हम ये 1 मई को रेट ले चुके थे। अगर 30 जून को दोबारा फॉरवर्ड करने जाते तो अब की बार फॉरवर्ड कितने का मिल रहा है?
160। तो हम 2 महीने पहले फॉरवर्ड करके 2.5-2.25 फायदे में रह गए ना, कि नुकसान में रह गए? देखें फॉरवर्ड रेट हम 160 रुपए पे डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके। ये फिजिकली खरीदना कब है? तो हम 31 जुलाई को 160 रुपए का डॉलर खरीदेंगे। ये बात हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हुए हैं 1 मई को। 2 महीने गुजरने के बाद आजकल वो कॉन्ट्रैक्ट कितने के हो रहे हैं? तो हमें कितना फायदा रहा? 2.25 रुपए का फायदा रहा ना। ये है फॉरवर्ड का फायदा ईयर एंड पे। तो एक तो हमने फॉरवर्ड का अल्टीमेट फायदा देखना होगा, वो देखना होगा जाके जब सेटल होने का टाइम आएगा। उससे पहले अगर बीच में ईयर एंड आ गया तो हमें देखना पड़ेगा कि एज एट ईयर एंड हम कितने फायदे में हैं। हम एज एट ईयर एंड कितने में फायदे में हैं, लेकिन ये फायदा हमने उसको उस दिन के स्पॉट रेट से कंपेयर करके नहीं देखना। हमने ये देखना है कि हमने फॉरवर्ड जो लिया था, अगर आज दोबारा फॉरवर्ड लेते तो क्या हम पहले फॉरवर्ड लेके फायदे में रह गए थे या नुकसान में रह गए थे? तो हम कितने फायदे में रह गए थे? ये फायदा हम इनकम बना लेंगे और इस फायदे को अपना हक कह लेंगे। फाइनेंशियल एसेट बना लेंगे और इसको अपनी इनकम बना लेंगे। कैसे? 162.25 माइनस 160, ये हमें फायदा अभी से नजर आ रहा है, इनटू 50,000। कितना? एक 12,500। फाइनली जब 31 जुलाई का दिन आ जाएगा, तो ये हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा था कि जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डीरेकग्नाइज करने लगते हैं तो पहले उसको उस दिन तक दोबारा अपडेट करते हैं। हम फिर से 31 जुलाई को देखेंगे क्या फायदा हुआ। अच्छा, अब चूंकि 31 जुलाई का दिन आ गया है, अब फायदा नुकसान किससे कंपेयर होगा? स्पॉट से, क्योंकि अब 31 जुलाई का दिन आ गया हुआ है। जी जी, कैसे? बिल्कुल, क्योंकि फॉरवर्ड जो रेट तय हो रहा होता है वो रेट यही सोच समझ के तय कर रहा होता है ना बैंक की, इतना ही होगा उस दिन। तो जब हम फॉरवर्ड ले रहे होते हैं 30 जून पे, वो हम यही सोच रहे थे कि 30 जून पे एक्सपेक्टेड, हम 30 जून पे खड़े, जैसे प्रोजेक्टेड स्कोर होता है ना, यानी 35 ओवर का खेल हुआ है और उस पर लिखा आ रहा है प्रोजेक्टेड स्कोर, तो वो प्रोजेक्टेड स्कोर लिखा आ रहा होता है कि जब 50 ओवर एंड होंगे तो क्या होगा। तो ये आप उस माने में ले सकते हैं कि 30 जून पे खड़े होके फॉरवर्ड ये चल रहा था, तो इसको हम कह सकते हैं कि एस्टिमेशन थी कि उस दिन क्या रेट होगा। तो ईयर एंड तक हम 2.25 रुपए का प्रॉफिट तो कमा चुके हुए थे। फिर 31 जुलाई आ गया और अल्टीमेटली हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 3.5 रुपए कमा लिया। लेकिन इस 3.5 रुपए में से हम पहले भी तो कुछ प्रॉफिट शो कर चुके हैं ना, तो वो जो पहले शो कर चुके हैं उसको दोबारा तो नहीं बनाएंगे। तो अब हम इस 162.25 से जो ऊपर ऊपर प्रॉफिट है वो अब फिर से रिकॉर्ड करेंगे। कितना? 6 to 5। तो डेरिवेटिव पे हम ईयर एंड पे जाके देखेंगे क्या फायदा हुआ, उस फायदे को रिकॉर्ड करेंगे और फिर फाइनली एंड पे जब सेटल होना था फिर देखेंगे कितना फायदा हुआ। इन एंट्रीज को अगर छोड़ें, जस्ट एंड रिजल्ट कैश फ्लो की बात करते हैं। एंड रिजल्ट यह है कि हमने बैंक के साथ क्या तय किया हुआ था?
कि जब 31 जुलाई का दिन आएगा तो हम तुमसे $50,000 160 के रेट पे खरीदेंगे, बैंक से हम खरीद लेंगे और उन क्या करें उन $50,000 का बेच देंगे, उसी बैंक को बेच देंगे चाहे, तो हम ये $50,000 उसी बैंक को ही बेच देंगे। कितने का? जो उस दिन रेट चल रहा होगा। कितना चल रहा था उस दिन? तो हम फौरन के फौरन ₹3.5 का प्रॉफिट कमा लेंगे ना, और ये जो ₹3.5 का प्रॉफिट कमाएंगे ये हम कैश लेके घर आ जाएंगे। कितना बनाइए? तो 31 जुलाई को हमें 175 कैश मिलेगा। 31 जुलाई को कैश मिल जाएगा 175,000। क्रेडिट क्या करें? इतना ही हमने एसेट बनाया हुआ है, दिस प्लस दिस 175,000, तो वो एसेट हो जाएगा क्रेडिट और कैश हमें मिल जाएगा। ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जुआ, स्पेकुलेशन। जी इकट्ठी करते हैं, कोई मसला नहीं। वो तो ऐसा प्रोसीजर किया है कि हम डी रिकग्निशन के ऊपर फिर उसको अपडेट करते हैं। डी रिकग्निशन में करते होते हैं। हाँ, पीएनएल वाले में तो फर्क नहीं डलेगा, लेकिन तब जो होता था कि अगर कोई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है उस पर फर्क डलता था। उसको हम फौरन पहले ओसीआई पे अपडेट करते थे फिर बेचते थे। अगर ओसीआई पे अपडेट किए बगैर बेचते तो प्रॉफिट लॉस निकल आता, तो वो पीएनएल में चला जाता। नहीं, डी रिकग्निशन पे पहले उसको अपडेट करें, जिस तरह रिवैल्यूएशन होती है ना कि पहले उसको अपडेट करो, तो डी रिकग्निशन पे पहले हम उसका जो मॉडल है उस पर अपडेट करते हैं फिर डी रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर ये जो आखिरी दोनों एंट्रीज हैं अगर आप कंपाउंड कर लें कोई मसला नहीं है। एक मिनट पॉज करिए। हाँ जी, फॉरवर्ड, इसकी समरी दोबारा सुन लें। फॉरवर्ड हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक डेरिवेटिव था और हमने जुए के लिए किया था। जुआ क्या खेलना था कि हमने 31 जुलाई का रेट पहले ही तय कर लिया और ये पहले नियत कर ली थी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेंगे, डॉलर खरीदेंगे और मार्केट में बेच देंगे, जो फायदा नुकसान होगा। तो इसको अकाउंटिंग करने के लिए हमने एंड का इंतजार नहीं किया। अगर एंड का इंतजार करते तो क्या होता? सारा का सारा 175 तब गेन आ जाता। हालांकि ईयर एंड तक भी हम कुछ ना कुछ गेन रियलाइज नहीं, हक बना चुके हुए थे। तो इस अकाउंटिंग का पर्पस यह है कि ईयर एंड पे देख लें ईयर एंड तक का गेन कितना बनता है, ताकि वो उस वक्त तक का गेन रिकॉर्ड हो जाए, वरना सारा गेन यहां आ जाता। तो ये डेरिवेटिव फॉर स्पेकुलेशन। क्या मतलब? हाँ, देखो उसने स्पेकुलेशन किया ना तो बेचेगा, क्योंकि उसने फॉरवर्ड लिया ही इसलिए था। अगर उसने फिर डॉलर होल्ड करने होते हैं ना तो फिर ये फॉरवर्ड ना करता, यानी फिर इसको स्पेकुलेशन ना बोलते। उसने डॉलर कहीं इस्तेमाल करने थे, उसके लिए उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। पिछले 10 दिन से ट्रेंड जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हाँ, 2-4 दिन बाद अच्छा देखो, डॉलर अभी हमारे पास नहीं है। जब हमने डॉलर एक्सरसाइज फॉरवर्ड सेटल किया तो हमें 160 के डॉलर खरीदने पड़े। अब उस वक्त रेट मार्केट के अंदर 160 से ऊपर था कि कम था? ज्यादा था। और आप कह रहे उसने कहा चलो मैं थोड़े दिन और ठहर जाता हूं, लेकिन उस फॉरवर्ड से उसने जितना गेन कमाना था वो कमा लिया। फॉरवर्ड वाला फाइनेंशियल एसेट खत्म। अब उसके पास डॉलर आ गया ना, तो डॉलर तो कैश ही है ना।
वो जो फॉरेन करेंसी है, अकाउंट तो उसका कैश ही होगा ना, तो फाइनेंशियल एसेट खत्म हो गया जो फॉरवर्ड के नाम का बनाया हुआ था, अब उसके पास डॉलर है। अब चाहे ये जो कैश सामने लिखा हुआ है ये डॉलर हो या रुपए हो, है तो कैश ना। वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए हम फाइनेंशियल एसेट का टर्म इस्तेमाल कर रहे थे वो खत्म हो गया। फॉरवर्ड डेरिवेटिव, ओके। तो फॉरवर्ड क्या होता है, जिसमें हम एक मुस्तकबिल के लिए कोई ट्रांजैक्शन करने का वादा कर लेते हैं। इसके लिए शर्त है कि बाइंडिंग है, पूरा करना पड़ेगा। अमाउंट भी तय है, डेट भी तय है, रेट भी तय है। इससे एक थोड़ी मिलती जुलती चीज होती है, ज्यादा नहीं मिलती, थोड़ी सी, वो होता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? फॉरवर्ड में तो ये था ना कि हमने यहां जिस बैंक से फॉरवर्ड किया हुआ था उससे 160 रुपए के डॉलर फिजिकली खरीदते और चाहो तो अभी अपने पास रख लेते, चाहे उसी वक्त बेच देते, चाहे उसको बेचते, चाहे साथ वाली दुकान पे बेच देते, नेट कैश लेके घर आ गए। लेकिन हम अगर ये चीज स्किप करना चाहते तो कर सकते थे, हम फिजिकली डॉलर खरीद लेते। फॉरवर्ड में तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा और जिस चीज को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी भी होगी। यानी फॉरवर्ड किया था, वाकई हम फिजिकली डॉलर खरीद रहे होंगे। अब वो हमारी मर्जी है कि चाहे हम उसी को फौरन बेच के नेट रुपए लेके घर आ जाएं या डॉलर लेके घर आ जाएं। फ्यूचर मार्केट एक मार्केट है जिसमें फिजिकली डॉलर खरीदे नहीं जाएंगे, 1.75 रुपया घर लेके आएंगे। यानी जो हमने वादा किया था उसको क्लोज किया जाएगा और जो फायदा नुकसान है वो रुपए में ले दे के हमारा उस मार्केट से बाहर निकल आएंगे। नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे? फॉरवर्ड में क्या है कि हमने जो बैंक के साथ 50,000 डॉलर खरीदने का वादा किया था, 31 जुलाई को हमें यह वादा फिजिकली ऑनर करना है। 31 जुलाई को हमारे हाथ 50,000 डॉलर फिजिकली आएंगे। अब यह हमारी मर्जी है कि हम उसी बैंक को वो डॉलर देके कैश ले आए, या डॉलर लेके आ जाएं और घर डॉलर रख लें, या फिर उस बैंक की बजाय किसी और एक्सचेंज कंपनी में जाके डॉलर दे दें। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट के नतीजे में हमें बैंक से फिजिकली 50,000 डॉलर मिलेंगे। अगर यही जुआ फॉरवर्ड की बजाय फ्यूचर मार्केट में खेला होता तो उसका तरीका यह होता कि फ्यूचर मार्केट एक मार्केट होती है, बिल्कुल ऐसे ही मैं सेम डाटा इस्तेमाल कर लेता हूं। हम 1 मई फ्यूचर मार्केट में गए और उनसे 50,000 डॉलर खरीदने का वादा कराए। अब जब 31 जुलाई का दिन आएगा ना तो हम फिजिकली डॉलर लेके उस मार्केट से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उस मार्केट में डॉलर थे ही नहीं, काम पर्चियों पे हो रहा था। 31 जुलाई को फ्यूचर मार्केट में जाएंगे। ये बात मैं दोहरा रहा हूं, फॉरवर्ड मार्केट में क्या था कि हमने जिस बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने 31 जुलाई को असल में फिजिकली हार्ड कैश, नए नोट ये उस बैंक से लेने थे। 50,000 डॉलर हमारे हाथ में आना था। अब वो हमारी मर्जी है कि चाहे वो उसी बैंक को देके रुपया हाथ में ले आए या उस बैंक से डॉलर लेके बाहर निकल आए, ये हमारी मर्जी है। लेकिन अगर यही काम फॉरवर्ड की बजाय हमने फ्यूचर मार्केट में किया होता, ये एक मार्केट होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेम हमने 1 जुलाई को नहीं, 1 मई को वादा किया होता कि हम 160 रुपए पे 50,000 डॉलर खरीदेंगे 31 जुलाई को।
तो जब 31 जुलाई का दिन आता, हम इस फ्यूचर मार्केट में जाते, कहते जी हमने वादा किया हुआ था, तो अब हम उस वादे को पूरा करने आए हैं। तो हम उस मार्केट से $50,000 फिजिकली बाहर लेके नहीं निकलेंगे। वो मार्केट का दुकानदार कहेगा आए बैठे, वादा किया था, ठीक है, पता चल गया, आप ऐसा करें अपना उस वादे को क्लोज कर दें, हम आपको डॉलर नहीं दे रहे, समझे आपको दे दिए, आप फौरन हमें वो डॉलर बेच दें। डॉलर हाथ में नहीं आए, हम 31 जुलाई को जाके वादा पूरा करने गए, डॉलर नहीं आए हमारे हाथ में, हमने फौरन बैठे बैठाए वो डॉलर बेच दिए, और जो इस पे फायदा नुकसान हुआ वो या तो रुपए दे के अगर नुकसान हुआ, फायदा हुआ तो रुपए लेके घर को आ गए। ये फ्यूचर मार्केट है। इसमें फॉरवर्ड से एक तो वाजे फर्क ये है क्या कि फिजिकल डिलीवर नहीं हो रही जिस चीज का वादा है। दूसरा, फॉरवर्ड में हमारी मर्जी की क्वांटिटी, हमारी मर्जी की डेट और इंडिविजुअली स्पेशली एग्री हुआ रेट। फॉरवर्ड में हम और बैंक दो पार्टीज स्पेशली इन्वॉल्व हैं, जो दोनों का आपस में रेट तय हो गया, अपनी मर्जी का रेट, अपनी मर्जी का नहीं, दूसरी पार्टी की मर्जी का रेट, अपनी मर्जी की अमाउंट। $50,000 की बजाय $27,657 भी हो सकता था, और अपनी मर्जी की डेट 31 जुलाई की बजाय 13 जुलाई भी हो सकती थी। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ना अमाउंट अपनी मर्जी की, ना डेट अपनी मर्जी की, और ना रेट अपनी मर्जी का। मार्केट में जाएंगे और हम कहेंगे जी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, दुकानदार कहेगा करना है तो आ जाओ, हमारे पास 30 सितंबर वाले भी अवेलेबल हैं, 30 जून वाले भी अवेलेबल हैं, 31 मार्च वाले भी अवेलेबल हैं, 31 दिसंबर वाले भी अवेलेबल है, बताओ कौन सा करना है। अब डेट हमारी मर्जी की नहीं हुई ना, जिस स्टैंडर्ड डेट्स के कॉन्ट्रैक्ट थे हम उसी में ही जुआ खेल सकते हैं। इसी तरह हम उस मार्केट में जाके ये नहीं कह सकते कि हम $13,784 नहीं, 2,000 के अवेलेबल हैं, बताओ 2,000 डॉलर हैं, तुमने ज्यादा करने 4 कर लो, जिस तरह वो एटीएम से कैश निकलता है ना 500 के मल्टीपल में। तो हम इस मार्केट में जाके अपनी मर्जी की अमाउंट नहीं कर सकते, एक सर्टेन अमाउंट, हाँ उसके मल्टीपल में हम जितना ज्यादा मर्जी कर लें। तो फॉरवर्ड से फर्क क्या हुआ, अमाउंट भी मार्केट की स्टैंडर्ड, डेट भी मार्केट का स्टैंडर्ड, और रेट जो भी उस वक्त मार्केट में चल रहा था, क्योंकि ये मार्केट ही जुए की मार्केट है। यहां पर डॉलर नहीं खरीदे बेचे जाते, यहां पर ये जुआ ही लग रहा होता है। जो भी यहां आएगा या तो कोई उस मार्केट में पहले खरीदने का वादा करके आएगा होगा, जब 31 जुलाई का दिन आएगा वो अपना वादा पूरा करने जाएगा, वहीं बैठे बैठे एक और उसका डिफरेंस गेन या लॉस। इसी तरह हो सकता है कोई सेल करने का वादा करके आया होता, डॉलर उसके पास है नहीं, बस ऐसी कहा है जी मैं आपको बेचूंगा आके, 31 जुलाई को यहां चला गया, मैं बेचने आया हूं, पास कुछ नहीं है, बस मैं बेचने आया हूं, वहीं बैठे बैठाए खरीदेगा, और जो इस रेट का फर्क है वो फायदा या नुकसान या तो लेके या पैसे दे के आ जाएंगे। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 1 में पार्ट सी देखें। प्रॉफिट लॉस तो पैसे ही देंगे, डॉलर तो नहीं मिलेंगे, पैसे रुपए। लेकिन ये मिसाल में दे रहा था करेंसी फ्यूचर की, ये किसी और चीज का भी फ्यूचर हो सकता है, जैसे देखें सी में आए ना, क्वेश्चन 1 पार्ट सी पढ़ें।
हाँ जी, अब यहां पर देखें डॉलर शॉलर नहीं है, अब यहां पर हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं कमोडिटी फ्यूचर। मकसद तो जुआ खेलना ही है ना, तो ये किसी भी चीज की कीमत में जुआ हो सकता है, लेकिन वो चीज जो इंटरनेशनली बिकती खरीदी बेची जाती है। तो क्रूड ऑयल, अब 1 जून को सी लिमिटेड ने फ्यूचर मार्केट में जाके क्रूड ऑयल खरीदने का वादा कर लिया। अच्छा, उस फ्यूचर मार्केट में ऑयल के डब्बे नहीं पड़े होते, सिर्फ उस मार्केट में जुआ हो रहा है, और ऑयल की प्राइसेस जो कम ज्यादा होनी है उस पर लोगों को फायदा नुकसान करने के लिए वो ऑफिस खोल के बैठे हैं, तेल नहीं बेचने बैठे वो। हमने उस फ्यूचर मार्केट में, सी लिमिटेड है, हम वादा कर लिया कि हम 30 सितंबर का जब दिन आएगा तो आपसे आके 150 बैरल वाले 12 कॉन्ट्रैक्ट कराए, यानी 12 इंटू 150 क्या हुआ, हम आपसे 1800 बैरल तेल खरीदेंगे। किस रेट पे? उसी दिन ये रेट तय था और वो रेट चल रहा था 10,000 रुपए पर बैरल। फर्स्ट जून को सी लिमिटेड फ्यूचर मार्केट में गई और उनसे यह वादा किया कि हम 30 सितंबर को फिर आएंगे और आपसे 1800 बैरल तेल खरीदेंगे आके। 1800 बैरल हम वाकई शॉपर भर भर के तेल लाएंगे? तेल नहीं लाना हमने, हम सिर्फ फायदा नुकसान लेके आएंगे। अब इसमें जो हमने वादा कर लिया कि 1800 बैरल खरीदेंगे, ये वादा हो किस दिन रहा है, लेकिन ये किस दिन के कॉन्टेक्स्ट में वादा हो रहा है कि वादा पूरा कब करना होगा? 30 सितंबर। और रेट भी वही उसी दिन मार्केट वाला कहेगा जी वादा करना है, देख लो आज ये रेट चल रहा है, डन, लगा दो हमारा वादा। क्या रेट चल रहा था 1 जून पे? 10,000 रुपए पर बैरल। तो हम 1 जून को वादा कराए कि जब 30 सितंबर का दिन आएगा तो हम 10,000 रुपए पर बैरल के रेट पे 1800 बैरल आपसे तेल खरीदेंगे। ये वादा करके हम घर आ गए। अब हम दोबारा कब जाएंगे? 30 सितंबर को चले जाएंगे और 30 सितंबर को जाके कहेंगे जी वादा पूरा करने आए। अब हम वादा पूरा करने पहुंच गए, 12 इंटू 150, ये 12 इंटू 150 ये है कि जैसे हम कोई चीज खरीदने जाएं और वो गड्डियों की शक्ल में पड़ी हुई है, छोटे छोटे पैकेट्स पड़े हुए हैं कि जी 10-10 का पैकेट है। अच्छा 10-10 का पैकेट है, अच्छा ऐसा करें 7 पैकेट दे दें। हम 70 खरीद रहे हैं, वो 10-10 का पैकेट पड़ा हुआ था, पैकिंग की 10-10 की, हमने कहा चलो 7 पैकिंग्स दे दें। तो 150 बैरल का एक वादा था। क्या करें? कहां रुकी थी बात, क्या कर रहा था? हाँ जी, 150 की गठियां हैं तो हमने कहा 12 पैकेट दे दो। तो ये उस तरह से है कि 150 बैरल वाला वादा था, हमने कहा 12 वादे कर लेते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि हम 1800 बैरल खरीदेंगे 10,000 रुपए पर बैरल के हिसाब से, और ये वादा पूरा करने किस दिन जाएंगे? 30 सितंबर को। हमें इस वादे पे अल्टीमेटली फायदा होगा या नुकसान, ये कब पता चलेगा? हम अभी से बिल्कुल ऐसे ही ईयर एंड आएगा, हम देखेंगे एज एट ईयर एंड हम फायदे में है कि नुकसान में है। 30 जून आ गया, 30 जून पे फ्यूचर मार्केट में दोबारा जाते तो उस वक्त 9800 का रेट चल रहा है। देखें, हमने खरीदने का वादा किया हुआ है, क्या वाकई हमने तेल खरीदना जाके? अल्टीमेटली सेल ही करना पड़ेगा ना, यानी अल्टीमेटली हमने इसको सेल करना होगा और जो नेट फायदा नुकसान होगा वही हमें होगा। तो अब हमने अगला काम जो करना है वो सेल ही करने का करना है।
अब मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में रेट क्या चल रहा है? तो अब आप देखें, हमने 10,000 रुपए पे खरीदने का वादा किया हुआ था और अल्टीमेटली सेल करना होगा तो 9800 पे सेल करना पड़ जाएगा। फायदा नजर आ रहा है, नुकसान? अब इस नुकसान को हम अभी से नुकसान बनाएंगे और चूंकि हमें नुकसान यानी पैसे देने पड़ेंगे तो एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट जून को कितने पैसे जेब से गए? कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट जून को तो कुछ भी नहीं हुआ। ईयर एंड पे हम देखेंगे कि हम फायदे में हैं एज एट ईयर एंड या नुकसान में है। तो हम एज एट ईयर एंड नुकसान में है। नुकसान में है तो पी एंड एल डेबिट, और नुकसान चूंकि पैसे देने पड़ेंगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। और एज एट ईयर एंड हम कितने नुकसान में हैं? 200 रुपए पर बैरल नुकसान हो चुका है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 150 बैरल है और 12 कॉन्ट्रैक्ट। $360,000। तो हम अभी तक 3,60,000 के नुकसान में हैं। फाइनली 30 सितंबर को मार्केट में जाएंगे दोबारा, और अब जब दोबारा जाएंगे तो हम मजीद कितने नुकसान में जा चुके? 350। तो वो 350 में और नुकसान हो गया। मजीद पी एंड एल डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 9800 माइनस 9450 इंटू 150 इंटू 12 630। अच्छा, अब असल में क्या होगा? असल में यह होगा कि हम 30 सितंबर को मार्केट में जाएंगे। हमने एक वादा किया हुआ है इतने 1800 बैरल इस रेट पे खरीदने का, तो हम ये फिजिकली नहीं लाएंगे, फौरन बेच आएंगे, वही बैठे बिठाए बेच आएंगे। और अब की बार 9, तो एक चीज इतने की खरीद के इतने की बेच रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है? इंटू 150 इंटू 12, इतना कैश दे के आएंगे ना, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और ये हमने ऑलरेडी जिम्मेदारी बना के रखी हुई है। तो 9 लाख कैश क्रेडिट और 9 लाख फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट। 990। ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तकरीबन मिलते जुलते हैं। फ्यूचर भी ओके। ये स्पेकुलेशन हो रही है, जुआ। नोट्स में आए पहले पेज पे, फॉरवर्ड बता दिया, फ्यूचर बता दिया। ये जो मैंने अभी सब समझाया इनके बारे में, ये 2-3 लाइनों में अंग्रेजी लिखने की कोशिश की हुई है। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर बता दिया आपको। अब आते हैं ऑप्शन पे। अगर हमने कुछ खरीदने का इस रेट पे वादा किया हुआ है तो अल्टीमेटली उसको क्लोज करके या फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर वादा नहीं किया हुआ, ऑप्शन ली हुई है, तो हम 30 सितंबर को मार्केट में जाएंगे ही क्यों? अगर फायदा होता नजर आ रहा होगा, और अगर फायदा नहीं होता नजर आ रहा होगा, पर्ची फाड़ के वहीं फेंक देंगे। ये है ऑप्शन। यानी मैं इसी डेटा को अगर ऑप्शन बना लूं ना, तो हमने इस रेट पे 1800 बैरल खरीदने की ऑप्शन ली होती तो कहा जाता कि हमारे पास कॉल ऑप्शन है। ये तो बाइंडिंग हो गया ना। अगर ऑप्शन होती तो एक कॉल ऑप्शन है खरीदने की ऑप्शन, पुट ऑप्शन है बेचने की ऑप्शन। अब 30 सितंबर को जाके
हमें इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में फायदा नजर आता तो जाते और फायदा कैश ले आते, लेकिन अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में फायदा नजर नहीं आ रहा होता तो नहीं जाते। तो फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन में ये फर्क है कि ऑप्शन में नुकसान नहीं होना, फायदा होना है या नहीं होना है, जबकि फॉरवर्ड में है कैसे, क्यों, हमने कोई चीज बेचने का वादा किया है, ऑप्शन ली है, वो चीज हमारे पास नहीं है। हमने ऑप्शन ली कि हम फलाने दिन आएंगे और इस रेट पे इतने बैरल बेचेंगे, हमारे पास ऑयल नहीं है। अगर हमने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी भी थी तो हम उस दिन जाके मार्केट से खरीदते और बेच देते, नहीं। हमने एक शेयर 70 रुपए का बेचने की ऑप्शन ले ली, ये शेयर हमारे पास नहीं है। मतलब अगर हमने किसी को कॉल नहीं, फिर तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, फिर तो वो हमारा डेरिवेटिव है ही नहीं। चलो बात शुरू किया तो पूरी कर देता हूं। हमने कोई चीज 70 रुपए का बेचने का ऑप्शन लिया और हमारे पास वो चीज नहीं है, हम तो जुआरी हैं। जब वो वाला दिन आएगा उसको कहते हैं एक्सरसाइज डेट, और मार्केट में ये चीज 62 रुपए की मिल रही हुई तो मार्केट से खरीद के वहां जाकर 70 की बेच आएंगे। लेकिन अगर मार्केट में वो 82 की हुई तो फिर हम नीवे नीवे होकर निकल जाएंगे, फिर ऑप्शन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन में या तो फायदा होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन पे आए और उसके पार्ट बी पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पार्ट बी। हाँ, ये हमारे लिए हम ऑप्शंस दे चुके होते हैं, वो हमारे लिए मजीद ऑप्शन नहीं होती, वो हमारी जिम्मेदारी बन गई होती है। यानी वो हमारे ऊपर नहीं है कि हम उसको एक्सरसाइज करें या ना करें, हम फंस चुके हैं, हमारी जिम्मेदारी बन गई होती है, वो हमारी लायबिलिटी बन चुकी होती है। अब जैसे जैसे रेट मार्केट में बढ़ रहा होता है हमें दुख ही दुख हुए जा रहा होता है, हम अपना लॉस ही लॉस बनाए चले जा रहे होते हैं। ऑप्शन राइट हुआ होना ये मुझे नहीं याद, हमने ऑप्शन दी भी है तो डेरिवेटिव है कि नहीं पता नहीं। बी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 रिक्वायरमेंट बी। हाँ जी पढ़ लिया। इसमें बी लिमिटेड ने एक कंपनी एमएल है उसके शेयर्स खरीदने की ऑप्शन ली है या बेचने की? ये बी लिमिटेड परचेज्ड लिखा है इसलिए खरीदने की ऑप्शन नहीं, कॉल ऑप्शन हो सकता है लिखा होता बी लिमिटेड परचेज्ड 2000 पुट ऑप्शन, फिर वो बेचने की ऑप्शन होती।
और एक्सरसाइज प्राइस 45 रुपए है, एक्सरसाइज डेट 31 तारीख है अगस्त, और ये ऑप्शन लेने के लिए कुछ पैसे दिए गए होंगे, उसको ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है, यानी जितने की ऑप्शन खरीदी जा रही है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट में नहीं आएगा, ये इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू है। जिस दिन ऑप्शन खरीदी जा रही है, ये जो उसके लिए प्रीमियम दिया जा रहा है, ये उसकी फेयर वैल्यू ही समझी जाएगी। मैंने भी यहां पार्ट ए को करते हुए पहले दिन एक्सपेंस की एंट्री की थी फॉरवर्ड, वो क्या था, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। उस वक्त उस मौके पे उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई वर्थ नहीं थी, अभी नहीं निकल सकती थी, तो उसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं, जीरो थी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एक्सपेंस बना था। ये जो ऑप्शन का प्रीमियम दिया जा रहा होता है ना, ये ऑप्शन की उस दिन की वैल्यू ही होती है, ये उस दिन इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू ही समझ लें। तो हम जो ऑप्शन खरीद रहे हैं और इसके लिए प्रीमियम दे रहे हैं 2 रुपए, ये उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू ही है। तो हमने ऑप्शन खरीदी किस दिन? जी जी बिल्कुल, हम ऑप्शन ले रहे होते हैं ना, अब हमारे पास एक राइट है, तो हम ये जो पर्ची खरीद रहे हैं इसके पैसे हैं। कब खरीद रहे हैं? फर्स्ट। तो ये जो हमारा हमने 2 रुपए दिए, ये हमारा एक फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि इस दिन इसकी वर्थ 2 रुपए थी। कितनी ऑप्शन ली? 2000। क्योंकि फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू थ्रू P&L इनिशियल मेजरमेंट होती है, जो उस वक्त फेयर वैल्यू थी, तो वो यही 4000 रुपए थी। हम इस ऑप्शन को लेके फायदे में रहे या नुकसान में रहे, वो तो हम रोज ही खुश या मायूस हो रहे हुआ करेंगे, लेकिन रोज रोज एंट्री का चक्कर भी नहीं पड़ेंगे। एंट्री कब करेंगे? या तो उसी दिन जब फाइनली सेटलमेंट होगी, या फिर अगर बीच में ईयर एंड आ गया तो बीच में ईयर एंड आ गया 30 जून को। 30 जून पे इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू बताई हुई है, और ये बताई ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल वगैरह लग रहे होते हैं, तो आपको बताई ही होनी चाहिए। इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू बताई हुई है कितनी? तो हमारा एक एसेट है जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में मेजर हो रहा है, क्या करें? ईयर एंड पे उसको अपडेट कर लें। तो हमारे पास 2000 ऑप्शंस हैं, और 30 जून पे वो 2 रुपए से बढ़ के पहुंच गया 5.5। कितना फायदा हो गया? 3.5 रुपए का नहीं, 5.5 के 5। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, इसकी वैल्यू के 2 हिस्से होते हैं। ये रिपोर्टिंग से ऊपर की बात बता रहा हूं। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वो होती है जो हम लोग IFRS 2 में भी इस्तेमाल करते थे। एक होती है इसकी टाइम वैल्यू, वो किसी प्राइसिंग मॉडल, मुख्तलिफ मॉडल है, बायनोमियल मॉडल है, ब्लैक स्कोल्स मॉडल है, ये तो वो है जो मैंने सुने हुए हैं, उसके अलावा और भी होते होंगे। ये ऑप्शन के मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं जिससे इसकी प्राइसिंग होती है, तो वो प्राइसिंग लगा के 5.5 बनाया गया है। और उस वक्त मार्केट में कितने का? ये जो 2 रुपए है, ये नेगेटिव में जा रहे हैं ना हम, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, लेकिन इसकी टाइम वैल्यू है वो 5.5 रुपए। इंट्रिंसिक वैल्यू IFRS 2 में निकालते थे, शेयर की प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का फर्क। ये होती 40 रुपए क्या मार्केट में? 45 नहीं, 45 से ऊपर होती। कम भी तो कम ही है ना, 45 से ऊपर कम ही है। 40 होती, 50 होती ना, 45 से तो ऑलरेडी कम है 43। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि जब कम हुई तो मैं कम नहीं होगा, है कम नहीं होगा। अभी फॉरेन एक्साइज डेट आ चुकी है, टाइम है ना,
तो हालात अभी मार्केट में चेंज हो भी सकते हैं, अभी टाइम है, अभी बैट्समैन अफरीदी मौजूद है अभी, तो वो 2-4 बॉल में पासा पलट देगा। तो ये चीज इसमें इनकॉर्पोरेटेड होती है, जो भी वैल्यूएशन मॉडल लगता है ना ऑप्शन का, ये सारे फैक्टर्स उसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। यानी मुझे थोड़ा बहुत ब्लैक स्कॉल ज्यादा एसीसी में पढ़ाता होता था, उसमें वॉलेटिलिटी और टाइम और पता नहीं क्या क्या चीजें शामिल हो रही होती हैं, वो सब डाल के ये आंसर इतना निकला हुआ है। यानी ऑप्शन रखना हमें फायदे में ही पड़ रहा है, अगर नुकसान में पड़ा होता तो जीरो आ गया होता। तो अब हम इसको ₹3.5 से ग्रो करके कितना 7,000, ये हमने ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर लिया। अब पहुंच गया एक्सरसाइज डेट का दिन 31 अगस्त। अल्टीमेटली क्या नजर आया, ये ऑप्शन फायदे में हमें पड़ी या नहीं, फायदे में पड़ी। अल्टीमेटली ये ₹12 का फायदा दे रही है ऑप्शन। अच्छा, अब चूंकि 31 अगस्त का दिन पहुंच गया है ना, तो अब इस ऑप्शन की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ही है 45 और 57 का फर्क। तो हमें इस ऑप्शन पे इवेंचुअली ₹12 का फायदा हो गया, लेकिन हम चूंकि ₹3.5 का फायदा पहले ले चुके थे, नहीं ₹10 का फायदा हो गया, ₹10 का। शुरू में ₹2 तो दिए हुए ना हमने, तो मैं अल्टीमेटली ₹10 का फायदा हुआ ना, तो हम 3.5 का फायदा तो पहले ही ले चुके हैं, तो मजीद कितना फायदा, बारह माइनस 5.5 जी 13,000। इवेंचुअली हमें टोटल कितना फायदा हुआ, हमने 45 का शेयर खरीद के मार्केट में 57 का बेच दिया, 12, लेकिन चूंकि पहले जेब से ₹2 गए हुए थे, बल्कि नहीं वो तो पहले गए हुए थे, तो ₹12 हमें नेट फायदा हुआ ना। उसी वक्त हमने ऑप्शन एक्सरसाइज की, कितने पैसे दिए 45, शेयर लिया, मार्केट में बेचा, उसी वक्त नेट कितना कैश आया 12 इंटू 2,000, कैश डेबिट 2,000, सॉरी 24,000। देखें 2 ये 7 ये, सॉरी 4 ये 7 ये 13 ये, फाइनेंशियल एसेट कितना आ रहा है हमारी बुक्स में 24, वो क्रेडिट हो गया। हेजिंग अगर समझनी है तो इसको पक्का करें पहले। हेजिंग में मेनली ये डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशन है, कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा है, मेन यही है। तो ये फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शंस, मैंने इन तीनों के छोटे छोटे सवाल कराए हैं आपको, इन सवालों को फिर देख लें, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज पूछनी है तो पूछ लें। नहीं, हमें एंड फायदा जो है ना वो 20,000 का हुआ है, 7 20, नेट फायदा 20 का हुआ है। हाँ, कैश 24 मिला है, हमने पहले कैश 4 दे दिया था, अब हमने शेयर एक्साइज करते हुए उस वक्त ₹12 पकड़ाए, ₹45 पकड़ाए, ₹57 आए, तो नेट उसी वक्त कैश इन हुआ ना 24 का, ये वो 24 है। फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन, ओके।
अगर ये 45 से कम होता तो फिर हम ऑप्शन एक्सरसाइज ना करते, फिर ये कैश डेबिट ना होता, और हमारी जो ऑप्शन थी जिसको देख देख के हम खुश हो रहे थे ये खत्म, जाया हो गई। तो फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट करके P&L डेबिट कर देते। फिर कैश तो नहीं ना मिल रहा, बस ऑप्शन जाया हो गई, पर्ची फाड़ के फेंक देते। तो वो जो पर्ची फाड़ के फेंकते वो हम अपना एक्सपेंस बना लेते। ये हो गए डेरिवेटिव्स अगर हमने करनी है स्पेकुलेशन। स्वैप है, इस स्वैप ये स्वैप हेजिंग में जाके ही, इस स्वैप का हेजिंग में इस्तेमाल होता है, यानी स्वैप मेनली हेजिंग के लिए ही होता है। तो इसलिए स्पेकुलेशन सिखाते हुए फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन ही बताया मैंने। अब आते हैं हेजिंग पे। है जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्वैप, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये स्वैप है। एक दिवाली है अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा दिवाली उन्होंने आपने एक दूसरे के साथ ऑप्शंस के स्वैप होते हैं, स्वैप्शन कहते हैं उसको, फॉरवर्ड फ्यूचर नहीं मुझे पता। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है ये, इससे मिलता जुलता हम एक काम कर चुके हुए हैं, कन्वर्टेबल्स। कन्वर्टेबल में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी अलग कर लेते हैं ना। वो चूंकि हमने इशू किया होता है तो हम उसको तोड़ रहे होते हैं। अगर किसी ने कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे हैं तो वो क्या करे, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है डिवेंचर्स में, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का क्या मतलब हुआ कि हमें कल को या तो कैश वापस मिलेगा या फिर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का कूपन रेट सादे डिवेंचर से ज्यादा होता है कि कम होता है? कन्वर्टेबल का कम होता है। तो असल में क्या होता है, हम कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीद के डिवेंचर भी खरीद रहे होते हैं और कल को शेयर्स लेने की ऑप्शन भी खरीद रहे होते हैं। इस कन्वर्टेबल डिवेंचर को बोलेंगे कि इस कन्वर्टेबल डिवेंचर में एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट छुपा हुआ है। इस छुपे हुए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एम्बेडेड डेरिवेटिव कहते हैं, और चूंकि वो डिवेंचर खरीदने में छुपा हुआ है तो उस डिवेंचर को होस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये डिवेंचर खरीदने के अलावा गाड़ी खरीदने में भी हो सकता था, यानी हमने किसी कंपनी से गाड़ी खरीदी और थोड़ी सी महंगी खरीदी, क्योंकि उस कंपनी वाले ने कहा है कि हम आपको गाड़ी तो बेच ही रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है 2 साल के बाद आप चाहें तो शेयर खरीद सकते हैं इतने रुपए में, इसलिए हम गाड़ी आपको थोड़ी महंगी दे रहे हैं। तो अब जो हम गाड़ी खरीद रहे हैं सारे पैसे सिर्फ गाड़ी के दे रहे हैं। फिर तो वो जो गाड़ी खरीद रहे हैं वो गाड़ी एज सच फाइनेंशियल एसेट नहीं है, लेकिन उस गाड़ी खरीदने में एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट छुपा हुआ है, ये एम्बेडेड डेरिवेटिव कहलाता है। अगर पहली वाली मिसाल है, पहली वाली मिसाल कौन सी, तो डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करना इटसेल्फ फाइनेंशियल एसेट है ना, तो उसमें से हमने इस ऑप्शन को नहीं तोड़ना, बस डिवेंचर हमारी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दूसरी मिसाल गाड़ी, अब गाड़ी फाइनेंशियल एसेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीपीई डेबिट अलहदा, ऑप्शन के लिए फाइनेंशियल एसेट अलहदा, हम इसको तोड़ेंगे। ये इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है मेनली। ये पहले पेज पे देखें, डब्बे के अंदर लिखा हुआ है एम्बेडेड डेरिवेटिव। अगर गाड़ी वाली मिसाल लें तो उसमें हमने ऑप्शन को अलहदा तोड़ना है, लेकिन अगर डिवेंचर वाली मिसाल लें फिर नहीं तोड़ना। ये एम्बेडेड डेरिवेटिव। अब आते हैं हेजिंग पे। फर्स्ट मई को एक बैंक के साथ
160 रुपए पे $50,000 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी जो सवाल किया था, 1 मई को हम बैंक से वादा कर रहे हैं कि 31 जुलाई का जब दिन आएगा तो हम आपसे $50,000 खरीदेंगे और हमारा रेट बैंक से 160 रुपए तय हो गया। अगर मकसद सिर्फ जुआ था तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव फॉर स्पेकुलेशन पर्पस था। लेकिन अगर हमने ये वादा इसलिए किया होता कि हमने एक प्लांट खरीदा था जिसके लिए 31 जुलाई को $50,000 पे करने हैं, तो उस 31 जुलाई को जब $50,000 पे करने का वादा हो गया तो उसमें रिस्क क्या है कि पता नहीं कल को डॉलर कितना हो। तो हम इस रिस्क को कवर करने के लिए हम एक बैंक से जाके उस रेट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कराए। अब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे नियत क्या है? जो क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी उसको सिक्योर करना। अब ये फॉरवर्ड स्पेकुलेशन के लिए नहीं, हेजिंग के लिए हो रहा है। ठीक है, इसी तरह फॉरवर्ड की बजाय इसी मिसाल में मैं फ्यूचर ले आता हूं। ये फॉरवर्ड वाली बात मिसाल समझ आई, हेजिंग, कि हमने क्रेडिटर को पैसे देने हैं असल में और पता नहीं डॉलर का रेट क्या होगा, तो हम उस पता नहीं को पता है में कन्वर्ट कर रहे हैं हेजिंग करके। ये है हेजिंग। वही फॉरवर्ड जो पहले जुए के लिए कर रहे थे अब हेजिंग के लिए कर रहे हैं। तो वही डेरिवेटिव्स पहले स्पेकुलेशन सिखा रहा था, अब उनकी हेजिंग करना सीख रहे हैं। फ्यूचर की मिसाल, अच्छा फ्यूचर की मिसाल के लिए मैं अभी बीएफडी में, ये जिन लोगों ने बीएफडी पढ़ा है, मैं एक मिसाल दिया करता हूं। पता नहीं मिसाल बड़ी पसंद है, मैं जब से पढ़ा रहा हूं ना कुछ 8-10 साल से यही मिसाल देता हूं। पीसीबी ने बाबर आजम को कहा कि तुम कप्तान हो टीम के, तो हम तुम्हें मैच फीस 5 लाख रुपए दिया करेंगे पर मैच। कुछ अर्सा तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर पीसीबी ने कहा कि यार तुम तो अच्छा खेल लेते हो, बाकी नहीं अच्छा खेलते, तो तुम कप्तान हो, हम ऐसा कर रहे हैं तुम्हारी मैच फीस कर रहे हैं चेंज। अब हम ऐसा करेंगे कि अगर तो तुम जीते तो हम ये नहीं कहेंगे जीतो या हारो तुमसे प्यार है, हम तुम्हें फीस देंगे मैच की 6 लाख रुपए, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मैच की फीस 4 लाख रुपए देंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया। अब बाबर आजम को रिस्क है, अब वो तो बेचारा चलो खेल लेगा, लेकिन उसको रिस्क है कि पता नहीं 4 लाख मिले कि 6 लाख मिले। अभी तक वो बच्चा चूंकि शरीफ है तो मैं नाम बदल देता हूं, कोई खिलाड़ी है। अब उसको रिस्क क्या हो गया कि पता नहीं पैसे 6 मिले के 4 मिले। वो पीसीबी से तो हां करके आ जाएगा, साथ ही एक जुए की मार्केट में जाएगा और वहां पाकिस्तान के हारने पे लाख रुपए का जुआ लगाएगा। अब होगा क्या? एक्चुअल रिजल्ट आया, असल में मैच जीत गया। कितनी फीस मिली? लेकिन उसने चूंकि पाकिस्तान के हारने पे जुआ लगाया हुआ था, शर्त लगाई हुई थी, तो लाख रुपए हार गया। लेकिन अगर मैच हार गया तो मैच तो वो हार गया, लेकिन शर्त जीत गया, 1 लाख मिल जाएगा। अब ये जो शर्त उसने लगाई थी, ये उस चीज में शर्त लगाई थी जिससे वो डर रहा था।
उसका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उसको डर किस बात का था? डर क्या था? कि हार ना जाए ना। तो उस हार पे इसने जुआ लगा लिया कि अगर वही हुआ जिससे वो डर रहा था तो वो जुआ जीत जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो बेशक वो जुआ हार जाएगा, लेकिन असल में फिर ज्यादा कमा जाएगा। तो उसने क्या किया कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी जगह पर, इस रिस्क को हेज करने के लिए वो एक जुए की मार्केट में चला गया। सेम कॉन्सेप्ट है फ्यूचर मार्केट का। फ्यूचर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? कि हमने कुछ गुड्स खरीदी हैं और उन गुड्स को हम कल बेचने का इरादा रखते हैं, लेकिन चूंकि प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करती है तो हमें रिस्क क्या है कि कल को कम ना हो जाए। तो हमें रिस्क है कि जब कल को बेचने जाएंगे तो पता नहीं कितने का बिकेगा, हमें डर रहा है कि कहीं प्राइस गिर ना जाए। अब हम क्या करेंगे? हम फ्यूचर मार्केट में, अच्छा हम कल को खरीदने से डर रहे हैं कि बेचने से? तो हम आज फ्यूचर मार्केट में जाके बेचने का वादा कराएंगे, और ये वादा हम कराएंगे 30 रुपए पे। 2 महीने गुजरे और जो चीज हम बेचना चाह रहे थे उसकी कीमत मार्केट में वाकई गिर गई। तो अगर मार्केट में उसकी कीमत गिर गई ना, तो यकीनन फ्यूचर मार्केट में भी प्राइसेस गिर गई। असल मार्केट में कीमत गिर गई, हमें फायदा हुआ कि नुकसान? लेकिन यहां पर जब हम फ्यूचर मार्केट में अपने वादे को क्लोज आउट करने जाएंगे तो यहां पर हमें फायदा हो जाएगा। हमने कुछ चीजें खरीदी थी और वो चीजें हमने कल को बेचनी थी, लेकिन पता नहीं कितने की बिकेंगी। रिस्क है। हम डर किस बात से रहे हैं? तो हम जिस चीज से डर रहे हैं ना, हम उसी में जुआ खेलते हैं। ये हेजिंग है। तो हमने फ्यूचर मार्केट में जाके बेचने का वादा कर लिया। अगर कल को हमने चीजें बेची और वाकई सस्ती बिकी तो रेट यहां भी गिरेगा और हम फ्यूचर मार्केट में जाके क्लोज आउट किया करते हैं या फिजिकली चीज बेचा करते हैं। तो जब यहां भी रेट गिरेगा तो जब हम दोबारा फ्यूचर मार्केट में जाएंगे और उसको क्लोज आउट करें यानी बाय करके आएंगे तो फिर ये भी सस्ता हो गया होगा, तो यहां फायदा हो जाएगा। यानी असल में चीजें बेचने में नुकसान, तो यहां फायदा। लेकिन अगर असल में चीजें बेचने गए और चीजें महंगी हो गई तो असल में फायदा हो जाएगा, लेकिन यहां नुकसान हो जाएगा। ये होती है हेजिंग, कि हम लोगों ने जो असल काम करना होता है उसके नुकसान से बचने के लिए हम हेजिंग करते हैं, और हेजिंग करने के लिए हम किसी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। और ये इस तरह से डिजाइन किया होता है कि अगर हमें असल में फायदा हुआ तो यहां नुकसान हो जाएगा, और अगर असल में नुकसान हुआ तो यहां फायदा हो जाएगा। ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट है। तो फ्यूचर मार्केट में जो आपका इतने का बिके चेंज होएगा है। फ्यूचर मार्केट में हम आज फ्यूचर मार्केट में गए थे, उस वक्त ये रेट चल रहा था। कल को दोबारा फ्यूचर मार्केट में जाएंगे ना, जिस तरह पिछले सवाल में हम 30 सितंबर को दोबारा जा रहे थे, तो 30 सितंबर को भी 30 रुपए का रेट चल रहा होगा। चेंज हो जाएगा ना, तो जब चेंज होगा तो या तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। ये जो हेजिंग है, इसके लिए पहले तो कुछ टर्म्स देख लें। इस मिसाल में क्रिकेट का कैप्टन किस चीज को सिक्योर करना चाह रहा था? जो उसके मैच की फीस थी। ये उसकी हेज्ड आइटम है, और इसको किस चीज से सिक्योर कर रहा था? ये उसका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है।
क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, रिस्क है, पता नहीं डॉलर कितने का होगा। इस रिस्क को कैसे हमने सिक्योर किया? अभी मिसाल दी थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो क्रेडिटर की पेमेंट करना, हम इसको सिक्योर करना चाह रहे हैं ना, ये हेज्ड आइटम है और फ्यूचर के जरिए सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉरवर्ड से सिक्योर करना चाह रहे हैं, वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो एक होती है हेज्ड आइटम और एक होता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों का फर्क जरूरी है जानना, क्योंकि आगे जब अकाउंटिंग पढ़ने लगे उसमें दोनों का फर्क बड़ा जरूरी है। तो हेज्ड आइटम जिस चीज का रिस्क हेज करने जा रहे हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जिस डेरिवेटिव से वो रिस्क खत्म करने जा रहे हैं। हेज इफेक्टिवनेस ये चीज है। लाख का फायदा हुआ, लाख का नुकसान हुआ, 100% इफेक्टिव है ये इसका। यानी जो उसका असल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें फायदा हुआ, डेरिवेटिव में नुकसान हुआ, लाख लाख ऑफसेट हो गया, 100% हेज इफेक्टिव है इसका। यहां लाख का नुकसान हुआ, लाख का फायदा हो गया, 100% इफेक्टिव। ये हेज इफेक्टिवनेस होती है कि असल में यानी हेज्ड आइटम में नुकसान को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का फायदा कितना ऑफसेट कर रहा है। अच्छा, हेज अकाउंटिंग की कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें टेस्ट तो नहीं होती, क्योंकि अगर आपसे हेज की अकाउंटिंग टेस्ट होती है तो जाहिर है शर्तें पूरी हो रही हैं तो हेजिंग पे सवाल है, वरना हेजिंग का सवाल क्या करना है उसने देखा। थ्योरेटिकली जरूर टेस्ट हो सकती है। पेज 2 पे आए, पेज 2। मिड में पेज के हेडिंग है हेज अकाउंटिंग। ये हेज अकाउंटिंग कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो इसने बताए IFRS 9 ने, लेकिन हम वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगाएं या ना लगाएं इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पूरी हो रही हैं तो हम ये ट्रीटमेंट लगा सकते हैं। अब ये शर्तें क्या हैं ये आप याद रखिएगा, थ्योरेटिकली पूछी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल चांस कम है, क्योंकि अगर हेजिंग का सवाल है, आपसे कहा है डबल एंट्रीज करके दिखाएं, तो हेजिंग का सवाल है तो पूछ रहा है ना, तो शर्तें पूरी हो रही हैं तो ही सवाल है, तो इसलिए न्यूमेरिकल टेस्टिंग के चांस कम है। थ्योरेटिकली ये आपसे जरूर डिस्कशन करने को कहा जा सकता है। शर्तें क्या क्या है, एक छोटी सी समरी बता देता हूं। पहली शर्त है कि हेजिंग तभी होगी अगर एक हेज्ड आइटम हो और एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हो, और हेज आइटम की भी डेफिनेशन पूरी हो रही हो। जैसे इस पेज के शुरू में आए, इसी पेज के टॉप पे, हेज्ड आइटम होती है जो या तो कोई एसेट हो या लायबिलिटी हो या कोई फर्म कमिटमेंट हो। फर्म कमिटमेंट मतलब पक्का वादा, हम किसी को परचेज ऑर्डर दे चुके हैं कि हम आपसे ये चीज खरीदेंगे, ये फर्म कमिटमेंट है। या फिर हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन हो, ये क्या होगा कि हम अपने तौर पे एक नियत कर चुके हुए हैं कि हमने अगले साल एक मशीन इंपोर्ट करनी है, ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है, ये होती है हेज्ड आइटम। अच्छा, आगे भी बात हो रही है, इन पे हमें कुछ रिस्क फेस करना पड़ रहा है। जैसे अगर हमने एक्सपोर्ट की हुई है तो हमारा जो डेटर है हमें क्या रिस्क फेस करना पड़ रहा है, बैड डेट के छोड़ के फॉरेन डेटर है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट की है, तो एक्सचेंज रेट ना कम ज्यादा हो जाए। एक्सचेंज रेट कम ज्यादा होगा तो हमारे P&L को फर्क पड़ेगा ना। तो ये अगली 2 लाइनें ये लिखी हुई है कि ये एसेट्स लायबिलिटीज हो और इनकी वजह से हमें कुछ नुकसान या फायदा होने के चांसेस हो। एंटिटी एक्सपोज्ड है रिस्क। क्या रिस्क कि या तो वैल्यूज में चेंजेस आएंगी या कैश फ्लोज में चेंजेस आएंगी, और हम इरादा कर चुके हैं कि इसकी हेजिंग करनी है, इज डेजिग्नेटेड एज बीइंग हेज्ड।
हम नियत कर चुके हैं कि इसकी हेजिंग करनी है, तो ये डेफिनेशन पूरी हो रही है। और इसी तरह हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूरी हो रही है, तो ये नीचे कंडीशन 1 पूरी हो गई। ये जो लिखा है ना एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब है जो ऊपर डेफिनेशन बताई है ना वो पूरी हो रही हो। एलिजिबल हेज्ड आइटम, तो जो ऊपर डेफिनेशन बताई है वो पूरी हो रही हो, ये एक शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि हम शुरू में ही फॉर्मली इरादा कर चुके हों। फॉर्मली कंपनीज में फॉर्मली क्या होता होगा, मीटिंग होगी, डिस्कशन होगी, उसके मिनट्स होंगे, फलाना डायरेक्टर साइन करेगा, हाँ जी तैयार है सारे हेजिंग के लिए, हाँ जी तैयार है, साइन कर दिए सबने, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो गई। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि मजीद 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप ये है जो मैं यहां बता रहा था। क्या हो रहा है यहां पर? ऑफसेटिंग। असल में नुकसान हो रहा है तो डेरिवेटिव पे फायदा हो रहा है, असल में फायदा हो रहा है तो डेरिवेटिव पे नुकसान हो रहा है। यह है कि इनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। दूसरा, क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हम इस को हेज करने के लिए इस मार्केट में चले गए, पता चला उस मार्केट में बदमाश हैं, वो हमारे तो पैसे ही मार लेंगे हमारे, तो अब हमने डेरिवेटिव कर तो लिया लेकिन उस डेरिवेटिव के अंदर क्रेडिट रिस्क ही बहुत ज्यादा है। ये नहीं होना चाहिए, क्रेडिट रिस्क ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन हेज रेशो के बारे में है। ये नीचे एक शेडेड डब्बा बना हुआ है जो अगले पेज पे भी जा रहा है, ये पढ़ के देख लें, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो दफा करें, आगे चलते हैं। पढ़ ले पढ़ ले। हैं यार बहुत सारा पढ़ना है, असल तो सफा शुरू होने लगा है। नहीं नहीं अभी सफा करो यार, फेयर वैल्यू हैच करा दो फिर ब्रेक करते हैं। नींद आ रही? नहीं मुझे तो आ रही है बहुत। अच्छा मैंने आपको इनके सॉल्यूशन भेज रहा हूं, तो अब सॉल्यूशन दिखा देगा के ना, ये जो आपको डेरिवेटिव की अकाउंटिंग सिखानी थी ये तो सिखा दी, फाइनेंशियल एसेट वगैरह, लेकिन अब इसमें जो मुश्किल बात है वो बताऊंगा बोर्ड पे, बाकी सॉल्यूशन दिखा के इस्तेमाल कर लेता हूं। है अभी व्हाट्सएप है? जो जो सवाल कहूंगा वो सॉल्यूशन देख के बात कर लेंगे ना, यानी जो एंट्रीज पहले समझा चुका वो बोर्ड पे नहीं ना करूंगा। हाँ चल रहा है, भेजूं? चलो मैंने कहा था कैच पकड़ाना है, भेज दिया, बस जब होगा तो।
हाँ जी पहुंच गया। अच्छा चलो नोट्स ले आओ वापस, मैं फिर प्रिंट दे दूंगा इसका। ये कंडीशंस पूरी हो गई अगर, तो हेज की अकाउंटिंग की जा सकती है। हेज की अकाउंटिंग, एक होता है फेयर वैल्यू हेज। पहले फेयर वैल्यू हेज पे आते हैं। फेयर वैल्यू हेज का एक सवाल करा के फिर ब्रेक, फिर और सवाल कराऊंगा। फेयर वैल्यू हेज, फेयर वैल्यू हेज क्या है? हम उस एसेट, लायबिलिटी या फर्म कमिटमेंट जिसकी वैल्यू चेंज होने से डर रहे हैं। अच्छा, एक है फेयर वैल्यू हेज, एक है कैश फ्लो हेज। ये दोनों आपस में इस तरह भी कॉमन हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज हो सकता है उसका हेज फेयर वैल्यू हेज हो जाए, हो सकता है कैश फ्लो हेज हो जाए। तो इसमें सवाल की वर्डिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा, और मैनेजमेंट ने बताना है कि फेयर वैल्यू हेज है कैश फ्लो हेज है। थोड़ा सा फर्क है वो बता रहा हूं। वो एसेट और लायबिलिटी या फर्म कमिटमेंट जिसकी वैल्यू में चेंज आने से हम डर रहे हैं, तो हम उसका फेयर वैल्यू हेज करेंगे। हमारा वो रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी या फर्म कमिटमेंट हम जिसकी वैल्यू चेंज होने से डर रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होना हमारे पीएनएल को अफेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू चेंज होना हमारे पीएनएल को अफेक्ट करेगा, तो हम उसकी हेजिंग के लिए फेयर वैल्यू हेज करेंगे। फेयर वैल्यू हेज, इसकी अकाउंटिंग क्या है? जैसे हमने गुड्स खरीदी हुई हैं, क्या डर है हमें कि कल को बेचनी तो है ही, तो किस बात से हम डर रहे हैं? गुड्स खरीद चुके हुए हैं, इन्वेंट्री हमारा एसेट है, कल को बेचनी है, डर किस बात से रहे? प्राइस ना कम हो जाए। तो ये हमारा हेज्ड आइटम है, और हम इसकी हेजिंग के लिए अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लें या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो ये हम उसको हेज कर रहे होंगे। हम किस चीज से डर रहे हैं कि वैल्यू ना कम ज्यादा हो जाए ना, तो हम इसका फेयर वैल्यू हेज कर रहे हैं। अगर हेजिंग की कंडीशंस पूरी हो गई, वो जो ऊपर अभी पढ़ाई हैं, तो इस आईएएस के बताए हुए हेज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम फॉलो करेंगे। वो हेज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? वो हेज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि हेज्ड आइटम को भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी ईयर एंड पे और फाइनली जब सेटलमेंट डेट आ जाए, फेयर वैल्यू पे अपडेट करें, और जो गेन लॉस आए वो पीएनएल में डालें। दोबारा, हेज्ड आइटम को भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करें। कब कब? ईयर एंड पे और फाइनल सेटलमेंट पे तो करना ही करना है, और जो फेयर वैल्यू का गेन लॉस आए वो पीएनएल में जाए। अगर ये जो मैंने मिसाल दी थी, हेजिंग ना करते, तो वो जो इन्वेंट्री है वो किस आईएस में कवर हो रही होती है? आईएस 2। तो आईएस 2 कहता है कि उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करें, लेकिन चूंकि उसकी फेयर वैल्यू हेजिंग कर दी और हेज अकाउंटिंग की शर्तें पूरी कर दी, तो अब आईएस 2 खत्म, अब वही इन्वेंट्री आईएफआरएस 9 में आ गई। ठीक है, अब वो आईएस 2 से निकल गई, अब वो आईएफआरएस 9 में आ गई। और क्या कह रहा है आईएफआरएस 9? कि उस इन्वेंट्री को भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करें। एनआरवी नहीं कह रहा, फेयर वैल्यू पे अपडेट करें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे अपडेट करें, और वो जो डेरिवेटिव साथ लिया है उसको भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करें। उसको तो पहले भी हम कर ही रहे थे, और जो गेन लॉस आए वो पीएनएल में डालें। ये फेयर वैल्यू हेज है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आए, नहीं 2 पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। और क्योंकि आपको मैं फ्यूचर मार्केट का भी सवाल तो करा ही चुका था, फ्यूचर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग तो हो ही चुकी थी। सवाल पढ़ लें और सवाल पढ़ के इसका सॉल्यूशन ही देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, सवाल पढ़ लें अच्छी तरह और फिर इसका सॉल्यूशन ही देख लें।
हाँ जी, वाकई प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 डन है। नहीं खोला सोल्यूशन, देख लिया। इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री को ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट किया और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी किया।
जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को किया ये वही है जो भी मैंने पहले बताया था। उसको वैसे भी हम फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे थे, P&L ला रहे थे और फाइनेंशियल एसेट बना रहे थे, या अगर लॉस है तो लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि इन्वेंट्री भी अपडेट हो रही है, और फाइनली जब बेचने लगे फिर अपडेट किया और अपडेट करके बेच दिया। और फ्यूचर मार्केट से, यानी ये जो फ्यूचर मार्केट वाली एंट्रीज हैं ये वही है जो कुछ देर पहले स्पेकुलेशन में बताई थी, बस इन्वेंट्री साथ ऐड हो गई। ठीक है, ये फेयर वैल्यू हेज है सादा वाला। अब मैं ब्रेक कर रहा हूं नमाज की, तो 99 में मिलते हैं आके। ये पॉइंट है, ये लिखा हुआ है क्या